पर फेल होने के चांसेस ना के बराबर ही थे। फिर तभी हमें वहीं पर दिखाया जाता है रॉयल कल्टीवेटर नाम के बंदे को, जो कि यहाँ पर होने वाली सारी की सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए था। वो अपने साथियों से कहता है कि कहीं पर कोई भी गड़बड़ तो नहीं हुई, क्योंकि ये लोग असल में ढूंढते फिर रहे हैं एक बंदे को। रॉयल कल्टीवेटर के साथी उससे ये कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बहुत ही जल्द उसको पकड़ भी लेंगे। जिसके बाद फिर हमें सिटी में घूमते हुए दिखाया जाता है अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर को। यही वो बंदा होता है जिसको रॉयल कल्टीवेटर अपने साथियों की मदद से ढूंढना चाहता था, जिसके ऊपर फाइनली नजर पड़ ही चुकी होती है रॉयल कल्टीवेटर की। और हमारे मेन हीरो का नाम असल में होता है शॉ चैन, जो कि कोई इमोर्टल नहीं होता बल्कि होता है एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर। काफी सारे बंदे अप टाउन के अंदर चलते हुए पीछा करना शुरू कर देते हैं शॉ चैन का। शॉ चैन ने भी आगे बढ़ते हुए तुरंत ही अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था। रॉयल कल्टीवेटर अब यहाँ पर ये कहने लगता है जैसे ही डिवाइन मेडन इमोर्टैलिटी को अचीव करने वाली होंगी तो हो सकता है कि हमारा चीजों को संभालना लोगों को परेशान कर सकता है। इसीलिए वो समय आने से पहले ही हम लोगों को जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम से छुटकारा पाना ही होगा। इसीलिए उन लोगों ने काफी तेजी के साथ में शॉ चैन का पीछा करना शुरू कर दिया था। लेकिन शॉ चैन चालाकी दिखाता है और भीड़ में कहीं पर छुप जाता है। इसके बाद फिर हम शॉ चैन को देखते हैं जो कि इस बारे में पहले से ही जानता था कि जहाँ पे वो जा रहा है उसी रास्ते पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट छुपे हुए हैं जो कि उसी का ही इंतजार कर रहे हैं, जो कि इस वर्ड्स और ब्लेड्स को चलाने में महारत हासिल कर चुके होंगे। उसको पहले से ही सारी की सारी चीजें पता थी कि अब यहाँ पर उसके साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर हमला करने वाले सभी के सभी बंदे अपने अपने वेपन्स को लेकर रेडी हो चुके थे। शॉ चैन को पता लग चुका था कि यहाँ पर उस पर हमला करने वाले हैं टोटल 7 लोग। फिर भी वो रुकता नहीं है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग मुझे ही अपना निशाना बनाने वाले हो, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी जल्द से जल्द अपनी मूव को नहीं चला तो ये बात तुम लोग भी जानते हो कि तुम लोग किसी भी हाल में मुझे पकड़ नहीं पाओगे। इसकी वजह से अब तुरंत ये सभी के सभी बंदे अटैक करना शुरू कर दिए होते हैं शॉ चैन के ऊपर, जिनकी ब्लेड चलाने की टेक्निक वाकई में बहुत ही ज्यादा लाजवाब थी। शॉ चैन तो डॉज कर देता है लेकिन वो जिनसे टकराते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि अचानक से वो हमला होने की वजह से एक लैंप फूट जाती है और चारों तरफ आग भी लग गई थी, जहाँ पर शॉ चैन के हाथों में आ चुका होता है एक बर्निंग बैम्बू। तभी फिर ये सभी के सभी बंदे ये कहने लगते हैं कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम हो शॉ चैन और तुम असल में बिलोंग करते हो एंसेस्टर ड्रैगन विलेज से, जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसने एक रॉयल मेडन को नुकसान पहुंचा दिया। और इन लोगों को ये लगता है कि अब ये डिवाइन मेडन की इमोर्टैलिटी में कोई बाधा खड़ी ना कर दे, इसीलिए वो ये कहने लगते हैं कि अब हमें हमारी डिवाइन मेडन को सेफ रखने के लिए तुम्हें अभी इसी वक्त ऑन द स्पॉट ही खत्म करना होगा। जिसके तुरंत ही बाद अब कई सारे वॉरियर शॉ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिनसे फाइट करने के लिए शॉ चैन यूज करने लग जाता है अपने से बर्निंग बैम्बू को। वो वाकई में यहाँ पर एक बैम्बू के हेल्प से फाइट कर रहा था इस वर्ड्स के साथ में, इसकी वजह से कोई भी स्वॉर्ड मैन उसके सामने टिक भी नहीं पाता। जिसके बाद शॉ चैन काफी तेजी के साथ में जाता है और अपने उसी बर्निंग बैम्बू को यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करने वाले सभी के सभी बंदों को ढेर कर देता है। और ये कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कह दिया कि तुम्हारी जो रॉयल मेडन की मौत हुई है उसका मुझसे कुछ भी नहीं लेना देना। जिसके बाद शॉ चैन ने अपनी इस स्वॉर्ड को भी निकाल लिया था रॉयल कल्टीवेटर के साथ में फाइट करने के लिए। रॉयल कल्टीवेटर ये कहने लगता है कि अब तुमने चाहे वो किया हो या फिर ना किया हो, तुम्हें आज किसी भी हाल में मरना ही होगा। जिसके तुरंत ही बाद वो भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करना शुरू कर देता है शॉ चैन के ऊपर। और इन दोनों का ही फाइटिंग लेवल सच में बहुत ही लाजवाब था, लेकिन शॉ चैन की एबिलिटीज के सामने टिक पाना उस बंदे के बस की बात नहीं थी, क्योंकि शॉ चैन अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पे रख चुका था। वो ये कहने लगता है कि सुनो लड़के, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो प्रिंसेस तुम्हें अपने हाथों से ही जान से मार देंगे। शॉ चैन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं तो तुम आने वाले समय में मेरे लिए ही बाधा बन जाओगे। इसीलिए उसने रॉयल कल्टीवेटर को केवल एक ही झटके के साथ में जान से मार दिया था। हम ये देख पाते हैं कि शॉ चैन ने इन बंदों की लाशों की ढेर लगा के रख दिए थे। अपने काम को अंजाम देने के बाद अब वो यहाँ से आगे बढ़ने लगा था, लेकिन उसी वक्त अब शॉ चैन को इस बात का रियलाइज होता है जैसे कि उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला होने वाला हो। इसको रोकने के लिए अब काफी सारी लैंप्स को यूज करने वाली लड़कियां आ जाती हैं, जो कि ये कहने लगते हैं कि शॉ चैन अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है प्रिंसेस, इसलिए अपने गुनाह को कबूल कर लो और हमारे सामने अपना सर भी झुका दो। जिस मोमेंट पर तभी उन गर्ल्स ने अटैक करना शुरू कर दिया होता है शॉ चैन के ऊपर। तो शॉ चैन उनके अटैक्स को डॉज करता है और यहाँ से खुद को बचाने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा कर भी नहीं पाता, क्योंकि उन गर्ल्स ने अपनी रिवेंज का यूज करते हुए शॉ चैन को पकड़ ही लिया था, जिसको वो जोरों के साथ में खींचती हैं और घुटनों पर ला देती हैं। जिस मोमेंट पर तभी हम यहाँ पर आता हुआ देख पाते हैं ब्यूटीफुल प्रिंसेस को, जो कि फूलों की पंखुड़ियों पर अपने कदम रखते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसके बारे में हमें ये बताया जाता है कि असल में ये लड़की होती है रॉयल सेलेस्टियल मेडन
जाओ लिंगर। जाओ लिंगर सामने आते ही कहने लगती है कि तुम हो शाओ चैन और अब तुम्हें अपने गुनाह को कबूल भी कर लेना चाहिए। शाओ चैन उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर केवल डिवाइन मैडन को इमोर्टैलिटी को अचीव करते हुए देखने के लिए आया था। मैं आखिर रॉयल फैमिली के साथ में फाइट क्यों ही करना चाहूंगा। तुम्हारी जिस मैडन की जान गई है वो खुद ही उसकी जिम्मेदार थी। उसका गलती से पैर फिसला और वो खाई में गिर के जान से मारी गई। आप लोग खुद ये सोचो कि आखिर इसमें मेरी क्या ही गलती हो सकती है। तो जाओ लिंगर केवल एक ही ऑर्डर देती है कि इस लड़के को जान से मार दो, जिसके लिए गर्ल्स अपनी रिवेंज को खींचने लग जाती हैं शाओ चैन को जान से मारने के लिए। शाओ चैन कह रहा था कि ये मैडन्स अपनी जिस फॉर्मेशन का यूज कर रही हैं वो सच में बहुत ही पावरफुल है, जिसको ब्रेक करने के लिए शाओ चैन भी यहाँ पर यूज करने लग जाता है अपनी पावरफुल फॉर्मेशन को, क्योंकि उसको ये पता होता है कि अगर उसने इन लोगों के साथ में फाइट की तो वो वाकई में जान से मारा ही जाएगा। इसीलिए वो अपने फॉर्मेशन का यूज करता है अटैक करने के लिए। जो नजारा देखकर जाओ लिंगर कहने लगती है कि यानी कि तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो। जहाँ पर अब शाओ चैन डायरेक्टली बढ़ रहा होता है जाओ लिंगर पर अटैक करने के लिए, लेकिन शाओ चैन अभी इतना पावरफुल नहीं होता कि वो लिंगर के सामने टिक भी पाता और अब ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। यहाँ पर शाओ चैन अपने दोनों हाथों में फॉर्मेशन का यूज करता है और अटैक करने लग जाता है जाओ लिंगर के ऊपर। वो अपनी सुपर पावरफुल फॉर्मेशन का यूज कर रहा था लिंगर को इंजर्ड करने के लिए, लेकिन लिंगर की जो एबिलिटीज होती हैं वो सच में बहुत ही कमाल की थी। इसके तुरंत ही बाद अब लिंगर अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से अटैक करने के लिए आने लगते हैं शाओ चैन के ऊपर, जिसको रोकने के लिए शाओ चैन ने अपनी मल्टीपल लेयर्ड फॉर्मेशन को बना लिया था, जिसको असल में कहते हैं हेवनली गिफ्टेड ची कल्टीवेशन। लेकिन शाओ चैन की ये टेक्निक भी टिक नहीं पाती लिंगर के सामने, क्योंकि वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से थोड़े ही समय के अंदर उस शील्ड को तोड़ के रख देती है। लेकिन शाओ चैन ऐसा करते हुए उसको बेवकूफ बनाना चाहता था, क्योंकि शाओ चैन तुरंत ही यहाँ से भागकर जाने लगता है। तो लिंगर अपने साथियों से कहने लग जाते हैं कि तुम लोग मेरा पीछा मत करना, क्योंकि तुम में से कोई भी चाह कर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। जिसके तुरंत ही बाद प्रिंसेस पीछा करने लग जाती है शाओ चैन का और कहती है कि जरा मैं भी देखती हूँ कि अगर तुम कितने समय तक और कहाँ तक मुझसे भागकर जा पाओगे। वो जैसे ही शाओ चैन पर अपने स्वॉर्ड के अटैक्स को यूज कर रही थी तो शाओ चैन यूज कर रहा था अपनी फॉर्मेशंस का, लेकिन इसी के साथ साथ लिंगर अपने पावरफुल अटैक्स का भी यूज कर रही थी, जिससे कि शाओ चैन अपने आप को बचाने के लिए और भी तेजी के साथ में भागने लग जाता है। यहाँ तक कि अब तो ये लोग पहुंच चुके होते हैं फेस्टिवल वाली जगह पे, जहाँ पर फायर से उड़ने वाले फ्लाइंग ड्रैगन्स को उड़ाया जा रहा था। ये दोनों की दोनों तो उन्हीं के ऊपर भी फाइट करने लग जाते हैं। जिस मोमेंट पर तभी लिंगर अपने एक स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने लग जाती है, जिसको असल में कहते हैं रेनबो स्वॉर्ड टेक्निक, जिससे कि यहाँ पर 7 स्वॉर्ड सामने आती हैं और वो अटैक होने को जा रही होती है शाओ चैन पर, जिनसे बचने के लिए वो अपनी सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस और फॉर्मेशंस का यूज कर रहा था। जिसके तुरंत ही बाद इन दोनों के ही बीच में क्लोज कॉम्बैट भी स्टार्ट हो गया था, जिससे कि फिर शाओ चैन ये कहने लगता है कि भले ही मैं इसके साथ में ज्यादा समय तक फाइट ना कर सकूं, लेकिन कम से कम मैं अपनी पावर का यूज करते हुए थोड़े समय के लिए खुद को तो बचा ही सकता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं ज्यादा समय तक इसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। इसलिए शाओ चैन को कोई एक ऐसा तरीका चाहिए होता है जिससे कि वो यहाँ से निकल सके। जिसके तुरंत ही बाद अब ये दोनों के दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को करने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि लिंगर ने अपने स्वॉर्ड के केवल एक ही अटैक से शाओ चैन की उस फॉर्मेशन को ब्रेक ही कर दिया, जिसकी स्वॉर्ड भी अब शाओ चैन को मारने के लिए जा रहे थे। लेकिन उसी मोमेंट पर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज होती है। सिटी के बीच में से एक शॉक वेव निकलती है, जिससे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर समय रुक गया हो। चलने वाले लोग रुक जाते हैं, फाइट करते हुए शाओ चैन और लिंगर भी रुक गए थे। इसके बाद फिर हमें सामने से आता हुआ दिखाया जाता है डिवाइन मेडेन को, जो कि अब हमें यहाँ पर बताने लगते हैं ह्यूमन इमोशंस के डीप थॉट्स के बारे में। वो कहने लगते हैं कि आखिर एक ह्यूमन के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि उसको दूसरों से अलग बनाता है। जैसे कि अगर लिंगर के बारे में कहा जाए तो वो यहाँ की इंजॉयमेंट को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दे रही है, और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए यहाँ पर इंजॉय को करते हुए सिटी के लोगों के बारे में, वो अपने इस पल को, इस इमोशन को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जहाँ पर अब हमें इनके बारे में बताया जाता है, जो कि होते हैं ज़्यूज़ू कॉन्टिनेंट की गॉडेस, जिनका नाम होता है लेनुओ, और ये होते हैं निर्वाणा रियल में। वो अपने सामने देखते हैं कि लिंगर जो अटैक करने वाली है शाओ चैन के ऊपर, वो शाओ चैन की जिंदगी को केवल एक ही झटके के साथ में खत्म कर सकता है। लेकिन उन्होंने शाओ चैन के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज को देखा था जिसकी वजह से वो उसको बचा लेती है। वो केवल अपनी जरा सी पावर को यूज करते हुए लिंगर के स्वॉर्ड के रुख को ही मोड़ देती है और यहाँ से आगे बढ़ जाती है उस जगह पे जहाँ पर ओपन होने वाला होता है हेवन का गेट, जिनके आगे जाते ही टाइम भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। और लिंगर का जो अटैक शाओ चैन को मारने वाला था वो उससे भी बच गया था। जो बात तो लिंगर को भी समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये बंदा उसके अटैक से बचा तो बचा कैसे। शाओ चैन जैसे यहाँ से आगे जाने लगता है तो लिंगर ने उसका फिर से पीछा करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है होंगचेन पीक के हैंगिंग टेंपल को, जहाँ पर सभी के सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं गॉडेस का। उन लोगों को यकीन होता है कि हाँ बहुत ही जल्द वो यहाँ पर सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर इमॉर्टैलिटी में जाने का मतलब
क्या होता है। तो उसके बारे में बताते हुए एक बंदा ये कहने लगता है कि जब कोई भी कल्टिवेटर इमॉर्टल रियल्म के सभी लेवल्स को पार कर जाता है, तब जाकर उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है कि उसको मौका मिल जाता है इमॉर्टल्स की दुनिया में जाने का, जहाँ पर इमॉर्टल बनने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को तो इस बात पर भी यकीन नहीं होता कि क्या इमॉर्टैलिटी जैसी कोई चीज होती भी है। उसके बारे में बताते हुए एक बंदा कहने लगता है कि हाँ, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन पहले के समय में जब कुछ कल्टिवेटर्स गए थे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर, तब शायद वो जरूर से इमॉर्टल तो बने ही होंगे। जिस मोमेंट पर अब तभी इन लोगों के सामने आ जाती है वो गॉडेस, जिनके यहाँ पर केवल एंट्री लेना ही इतना ज्यादा मजेस्टिक फील होता है कि उसकी वजह से तो यहाँ का नेचर तक चेंज होने लगा था। गॉडेस भी कहने लगती है कि हाँ, अब वक्त आ चुका है, क्योंकि अब उसी वक्त आसमान में एक फॉर्मेशन ओपन होने लगती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर स्टेयर्स आ जाएंगे गॉडेस के लिए, ताकि वो हेवन में जा सके। गॉडेस ये कहने लगते हैं कि मेरा हार्ट एकदम ही प्योर है और मैंने डिवाइन गाइडेंस के हर एक रूल को भी पास कर लिया। जिसके तुरंत ही बाद वो अपनी स्वॉर्ड को निकालती हैं और उसी फॉर्मेशन को हिट करने लगती हैं अपनी पावर्स की हेल्प से, जिससे कि हेवनली गेट के सामने बनी हुई शील्ड भी ब्रेक हो जाती है, जिसकी ब्रेक होने की वजह से इमॉर्टल्स की दुनिया के हेवन का दरवाजा तो खुल चुका था, लेकिन अब साथ ही साथ गॉडेस के सामने आ जाते हैं दो हेवनली गार्ड्स, जो कि किसी को भी तब तक अंदर नहीं जाने देंगे जब तक कि वो इंसान उसके काबिल ना हो। गॉडेस के सामने जो स्टेयर्स आ गई होती हैं, अब उन्होंने तुरंत ही उस पर अपने कदमों को रखना शुरू कर दिया था, जिनका पहला कदम रखने से ही उनकी प्योरिटी की जांच होना शुरू हो गई थी। ये कहा जाता है कि जैसे ही आप अपने आखिरी कदम को रखोगी इन स्टेयर्स के ऊपर, तो आपकी पवित्रता और पावर्स का सभी को अंदाजा हो जाएगा। और तभी शॉचेन अपनी आंखों के सामने ही जैसे ही ये नजारा देखता है, तो उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होता है हेवनली गेट को ओपन होते हुए। शॉचेन कहने लगता है कि फाइनली हमारी गॉडेस जाने वाली हैं इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अब उसी मोमेंट पर वहां पर आ जाती है लिंगर, जो कि ये कहती है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें इस काम में दखल अंदाजी नहीं करने दूंगी, और ना ही मैं तुम्हारी वजह से रॉयल फैमिली की रेपुटेशन को खराब होने दूंगी। जिसके बाद फिर मैं ऊपर जाती हुई गॉडेस को दिखाया जाता है, जिनसे ये कहा जा रहा था यहाँ पे मोर्टेलिटी को केवल तभी ही अचीव कर सकती हो जब आप अपने बीते हुए कल को भुला दोगी और आपका हार्ट एकदम ही प्योर होगा, तभी जाकर इमोर्टेलिटी को प्राप्त किया जा सकता है। गॉडेस ये कहने लगती है कि अगर मैं अपने पास्ट को और अपने आप को ही भुला दूंगी, तो क्या इमोर्टल बनने के बाद मैं खुद को पहचान भी पाऊंगी। जो सवाल गॉडेस के मन में चल रहे थे वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं, तो फिर तभी हेवन से आवाज आती है कि हाँ, हम ये जानते हैं कि तुम अपने रास्ते पर अड़िग हो, लेकिन अभी भी तुम अपने बीते हुए कल को भुलाना नहीं चाहती हो, जिसकी वजह से गॉडेस को इमोर्टल बनने के लायक नहीं समझा जाता। और वो जो बहुत ही बड़ी साइज के हेवनली गार्ड्स बगल में खड़े हुए थे, अपने वेपन का यूज करते हुए हेवनली स्टेयर्स को ब्रेक कर ही देते हैं, जिसकी वजह से केवल एक ही झटके के साथ में वो स्टेयर्स ब्रेक हो गई थी और जो गॉडेस होती हैं वो वहीं से नीचे गिरने लग जाती हैं। जो नजारा देखकर होंगचेन पीक के सभी लोग एकदम ही शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया। उन लोगों की आंखों के सामने जो गॉडेस एक इमॉर्टल बनने वाली थी, अचानक से वो नीचे कैसे गिरने लगी। साथ ही साथ वहीं पर नीचे फाइट चल रही होती है शॉचेन और लिंगर के बीच में। जिन लोगों की जैसे ही नजर पड़ती है इस हादसे के ऊपर, तो शॉचेन सोचने लग जाता है कि यानी कि गॉडेस को अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं हुई। हेवन से आवाज आने लगती है कि हेवन में आ पाना और एक इमॉर्टल बन पाना ये आसान काम नहीं होता। एक इमॉर्टल बनने के लिए जो काबिलियत चाहिए होती है वो हर किसी के अंदर नहीं होती। भले ही तुम्हारा हार्ट बहुत ही साफ है, बहुत ही प्योर है, लेकिन जब तक तुम अपनी इस पुरानी जिंदगी को नहीं बुलाओगी तब तक तुम एक इमॉर्टल नहीं बन पाओगी। गॉडेस नीचे गिरते हुए उन लोगों के बारे में सोच रही थी जो कि इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आए थे, जिन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर एक इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। गॉडेस खुद के बारे में सोचने लगती हैं कि उन्होंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि उनकी फीलिंग उनके फेल होने का इतना बड़ा रीजन बन जाएंगी। जिसके बाद फिर तभी हम लिंगर को देख पाते हैं, जो कि अपनी बराबर पावर को यूज करते ही जा रही थी। जिस मोमेंट पर उसने अपने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को यूज किया होता है शॉचेन पर हिट करने के लिए, जहाँ पर शॉचेन पहाड़ी के एकदम लास्ट में ही खड़ा हुआ था। जिस मोमेंट पर लिंगर वहां पर पहुंचती है और अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को कर देती है, जिसकी वजह से शॉचेन और लिंगर दोनों के दोनों नीचे गिरने लगते हैं टूटती हुई चट्टानों के साथ में। लेकिन फिर तभी हम देख पाते हैं गॉडेस को, जो कि ये कहने लगती है कि मुझे किसी भी हाल में इमॉर्टैलिटी को अचीव करना ही है, इसलिए अब चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपने सबसे प्यारे लोगों को ही बुलाना क्यों ना पड़े। अब आगे बढ़ने के लिए वो यूज करने लग जाती हैं अपने एक हेवनली बर्ड को, जिसके ऊपर बैठकर वो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ रही थी, कहने लगती है कि मैंने यहाँ तक आने में निर्वाणा के लेवल में खुद को लाने के लिए ना जाने कितने ही सालों से मेहनत की है, इसलिए वो एकदम ही फोकस होती हैं वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स के अंदर जाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे करके वो यहाँ से आगे बढ़ रही थी, तो फिर वो सामने खड़े हुए गार्ड्स ये कहने लगते हैं तुम हेवन में एंटर करने के काबिल नहीं हो, और अगर तुम फोर्सफुली ऐसा करने की कोशिश
कोशिश कैसे कर सकती हो। तो फिर गॉडेस अपनी पावर्स को दिखाने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए और भी तेजी के साथ में आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ पर अब वो गार्ड्स गॉडेस को रोकने के लिए अपने वेपन्स का यूज करने लगे थे। लेकिन गॉडेस ने जैसे ही यहाँ पर अपने अटैक को किया था, तो वो केवल चंद अटैक्स के साथ में ही उन गार्ड्स को फिनिश कर देती है, जिससे कि उनकी पावर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तभी हम शॉ चैन को देख पाते हैं, जिसके ऊपर अटैक करने वाली होती है लिंगर, और उसी ही मूवमेंट पर गॉडेस एंटर करने वाली थी हेवन के अंदर, जिनके वहां पर जाने की वजह से जितनी भी चीजें उस लाइट के अंदर आ जाती हैं, तो वो भी यानी कि शॉ चैन और लिंगर वो भी चले जाते हैं वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर। लेकिन शॉ चैन के मन में उसकी पूरी की पूरी पास्ट लाइफ रिवाइंड हो जाती है, क्योंकि उसे उसके सबसे प्यारे साथी ने दिया था एक स्पिरिचुअल ब्रेसलेट, शॉ चैन के हाथ से निकल के गिर जाता है उसी के ही बगल में। एक्चुअली में शॉ चैन पहुंच चुका होता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के ड्रैगन आइलैंड के ऊपर, जहाँ की दुनिया और नजारा एकदम ही अलग होते हैं मॉर्टल के वर्ल्ड से। यहाँ पर बहने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी भी एकदम प्योर होती है कि इस वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं स्पिरिचुअल फ्लावर्स, जहाँ पर तभी हम एक स्पिरिचुअल फ्लावर के अंदर से निकलता हुआ देख पाते हैं एक यूनिकॉर्न को, जिसने अभी हाल ही में अपना नया जन्म लिया था, और उसको कहा जाता है हेवनली हॉर्स, जो कि जब शॉ चैन को नीचे डला हुआ देखता है तो वो तुरंत ही पहुंच जाता है उसी के ही पास में। उसको देखने लगता है, वो उसको चेक करने लगता है कि आखिर ये कौन है और कहां से आया है। शॉ चैन बेहोशी की हालत में याद कर रहा था अपने मॉम और डैड को, जिसको होश में आता हुआ देखकर वो यूनिकॉर्न तुरंत ही यहाँ से जंप लगाते हुए भाग जाता है। और अब जैसे उसकी आंख खुली होती है, वो सबसे पहले अपनी आंखों के सामने पाता है उसी स्पिरिचुअल ब्रेसलेट को, जिसको उठा के शॉ चैन ने अपने पास में रख लिया था। लेकिन जब उसने अपने चारों तरफ ही देखा होता है, तो यहाँ की दुनिया को देखकर शॉ चैन की तो आंखें उसे ना तो पता होता है और ना ही समझ में आ रहा था। रहने वाले स्पिरिचुअल क्रिएचर्स बहुत ही अजीब और ब्यूटीफुल नजर आते हैं। इसके बाद अब शॉ चैन इस आइलैंड के ऊपर घूमने लगता है और अपनी नजरों को घुमाते हुए देखता है, तो फिर उसको नजर आती है यहाँ की ब्यूटीनेस, क्योंकि शॉ चैन पहुंच चुका होता है कोस्टल क्लिफ्स के इविल ड्रैगन बीच पर, जहाँ के नजारे ब्यूटीफुल होने के साथ साथ उतने ही ज्यादा खतरनाक भी थे। जिस मोमेंट पर शॉ चैन को पानी के अंदर दिखाई देता है एक बहुत ही विशालकाय मॉन्स्टर, जैसा मॉन्स्टर उसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। इसके तुरंत बाद जब वो मॉन्स्टर सामने आता है, तो हमें ये पता लग पाता है कि ये तो असल में है 8 आर्म्ड इविल ड्रैगन, जिसके केवल दहाड़ने से ही बड़ी बड़ी चट्टानें चकनाचूर हो जाती हैं। शॉ चैन का दिमाग तो उसकी आवाज को सुन भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसको अचानक से चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है। और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से बेशक उसको चोट तो लग ही गई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांध के उठकर खड़ा हो जाता है और ये कहने लगता है कि आखिर ये था क्या मैंने अभी हाल ही में अपनी आंखों के सामने एक ड्रैगन को देखा था। शॉ चैन को अब यकीन हो चुका था कि शायद अब वो आ चुका है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर, क्योंकि जिन चीजों को वो यहाँ पर देख रहा है वो ह्यूमन वर्ल्ड में हो ही नहीं सकती। इसीलिए अब शॉ चैन ने यहाँ पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जहाँ पर उसको अपने सामने स्पिरिचुअल एग्स रखे हुए नजर आते हैं, जिनके बारे में और उनकी पावर्स के बारे में शॉ चैन को जरा सा भी अंदाजा नहीं है, जो कि एक्चुअली में होते हैं ड्रैगन के अंडे। तो शॉ चैन वहां से एक ड्रैगन एग को उठाता है और लेकर जाने लगता है, क्योंकि वैसे भी ड्रैगन्स होते हैं सैक्रेड बीस्ट, जिसके अंडे का मिल जाना ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। शॉ चैन सोचने लगता है कि उसने कभी भी ये सोचा नहीं था कि उसको जिंदगी में ऐसे बीस्ट का भी अंडा देखने को मिलेगा। शॉ चैन को ये लगने लगता है कि शायद वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर ही एग्जिस्ट करता है उसका ज़्यूज़ू। लेकिन जब शॉ चैन आगे बढ़ते हुए जा रहा था, तो फिर तभी उसको एक जगह पे लिंगर का मास्क लटका हुआ नजर आ जाता है, जिससे कि वो समझ चुका था कि यानी कि उसके साथ साथ राजी हाँ हो जाए हो हो यहाँ पर आ गई है लिंगर। इसलिए शॉ चैन को यहाँ पर रहते हुए भी बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, जो कि फिलहाल में तो शॉ चैन को यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही शॉ चैन आगे बढ़ता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर 2 न्यू कैरेक्टर्स को, जो कि नजर रखे हुए होते हैं शॉ चैन के ऊपर। लड़की ये कहने लगती है कि आगे पास में 8 आर्म्ड ईगल ड्रैगन का अंडा अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। लेकिन तभी उसको इस बात का रियलाइज हो चुका था जैसे कि उसके पीछे कोई तो है जो कि आ रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही अपने आप को एक पिलर के पीछे छुपा लेता है, क्योंकि अब यहाँ पर आ रहे होते हैं लिu यू और वैंग ज़ीफेंग। इसीलिए शॉ चैन तुरंत ही उस ड्रैगन के अंडे को कुछ रॉक्स की मदद से छुपा देता है, ताकि किसी को भी उसके ट्रीजर के बारे में पता ना चल सके। लिu यू कहने लगते हैं कि ज़ीफेंग जरा जल्दी करो, जगह हमें बारिश से बचाने के लिए एक अच्छा शेल्टर साबित होगी। वो लोग ये नाटक करने लगते हैं जिससे कि वो शॉ चैन को कभी मिले ही ना हो। वो दोनों ही कहते हैं कि अरे
यहाँ पर तो पहले से ही एक बंदा मौजूद है, इसीलिए वैंग ज़ीफेंग उसके सामने जाता है और कहता है कि मेरा नाम है वैंग ज़ीफेंग, हम दोनों ही बारिश की वजह से यहाँ पर छुपने के लिए आए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम दोनों ही यहाँ पर रुक सकते हैं। कहने लगते हैं कि माफ करना, अगर हमारी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो। तो वो भी बताने लगता है कि मेरा नाम है शाओचेन और मैं हूँ मोटर रियल्म से। मोटर रियल्म का नाम सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं, जिसकी आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब